गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक है, उसका चैप्टर नंबर 5 है संगणना और प्रतिदर्श अनुसंधान, उसको पढ़ेंगे। संगणना अनुसंधान क्या होता है? स्टूडेंट, जब भी हम लोग कोई अनुसंधान कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ का अनुसंधान करना है, अनुसंधान की जो हमारी इकाइयाँ हैं, तो हमें ये देखना है कि हम संपूर्ण इकाइयों को लेंगे या उसमें से कुछ इकाइयों का चयन करके उनका अध्ययन करेंगे। जब हम लोग जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है उसकी समस्त इकाइयों का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो वह संगणना अनुसंधान कहलाता है। इसके विपरीत जब हम उस समस्त समूह में से कुछ इकाइयों का चयन करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं तो वह प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाता है। किस दशा में कौन सा अनुसंधान यूज़ होगा, यह विभिन्न परिस्थितियों पर, प्रकृति पर, आवश्यकता पर, विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे मानव शरीर के संपूर्ण रक्त की आप जांच नहीं कर सकते, उसमें से आप कुछ बूंद लेके फिर उससे आप पूरे शरीर के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हो। इस प्रकार जब मानव शरीर के संबंध में निष्कर्ष निकालना है तो वहाँ संगणना अनुसंधान लागू नहीं होता, वहाँ पर प्रतिदर्श अनुसंधान लागू होता है, क्योंकि आपने समस्त जो आपका रक्त है उसमें से कुछ बूंद लेके मानव शरीर के बारे में निष्कर्ष निकाल लिया है। वहाँ संगणना अनुसंधान नहीं किया जा सकता, अर्थात वहाँ संपूर्ण ब्लड लेकर आप अनुसंधान नहीं कर सकते हो, नहीं तो वो मानव शरीर मरने के समान हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा अनुसंधान कहाँ यूज़ करना है यह विभिन्न परिस्थितियों पर, प्रकृति पर निर्भर करता है। समग्र का वर्णन। अब हम लोग देखते हैं कि संगणना का मतलब है समग्र, पूरा समूह। तो इस समग्र को हम विभिन्न आधारों पर बांटते हैं। जैसे फर्स्ट है इकाइयों की संख्या। इकाइयों की संख्या के आधार पर जब हम समूह को बांटेंगे तो वह समूह होगा परिमित और अपरिमित। परिमित का आशय है कि उसकी संख्या का निश्चित होना, जैसे एक महाविद्यालय में छात्रों की संख्या, जैसे एक क्लास में ए सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या, जैसे भारत में विभिन्न आयकर दाताओं की संख्या। इस प्रकार ये चीज़ें निश्चित है। और अपरिमित का मतलब अनिश्चित, जैसे आकाश में तारों की संख्या, ये आप गिन नहीं सकते, यह इसकी मतलब कोई लिमिट नहीं है, ना इसको कोई गिना जा सकता है, तो ये अपरिमित कहलाएगा। इसके बाद हम लोग बांटेंगे समग्र को इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर। वह होगा वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक से आशय है कि भारत में जैसे कारखानों की संख्या है या विश्वविद्यालयों की संख्या है या अस्पतालों की संख्या है, तो यह सब कुछ तो वास्तविक है। और काल्पनिक का आशय है कि जैसे पासे को फेंका जाता है तो चिट या पट आने की जो है नंबर होंगी, वह एक तरह से काल्पनिक होगा। इस प्रकार हमने समग्र को या समूह को दो आधारों पर बांटा है, इकाइयों की संख्या के आधार पर परिमित और अपरिमित, और इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर वास्तविक और अवास्तविक। समग्र संग्रहण की रीतियाँ। फर्स्ट है हमारे पास संगणना अनुसंधान रीति और सेकंड होगी निर्देशन अनुसंधान रीति। समग्र या संगणना अनुसंधान रीति से आशय है कि समस्त समूह का अध्ययन करना। जो भी आपका अनुसंधान का क्षेत्र है उसकी जब समस्त इकाइयों का आप अध्ययन करते हैं तो वह समग्र या संगणना अनुसंधान कहलाता है। जब आप पूरे समूह का अध्ययन करते हैं तो इसके आपको क्या क्या गुण मिलते हैं? इससे हमें यह गुण मिलेंगे या इससे हमें यह लाभ होंगे कि हम प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन कर पाएंगे और यह अत्यधिक शुद्ध होगा। और एक और स्टूडेंट, जब इकाइयाँ विभिन्न विशेषताओं वाली होंगी अगर, तो हम जब एक एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं तो हम सारी विशेषताओं वाली इकाइयों का अध्ययन कर लेंगे तो हमारे निर्णय अधिक विश्वसनीय होंगे। इस विधि के विभिन्न दोष भी हैं, जैसे यह विधि बहुत खर्चीली है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक एक इकाई का अध्ययन करना पड़ेगा तो हमें समय, धन और श्रम तीनों ही अधिक लगेंगे, तो यह खर्चीली होगी, इसमें अधिक समय श्रम लगेगा, यह असुविधाजनक हो जाएगी और इसमें सांख्यिकी विवरण का पता भी नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास प्रतिदर्श अनुसंधान रीति। प्रतिदर्श अनुसंधान रीति क्या है? प्रतिदर्श से आशय है सैंपल लेना। जब समस्त समूह है आपके पास, उसमें से आप कुछ इकाइयों को चयन करते हैं
और उनका अध्ययन करके जब आप समूह के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं तो वह प्रतिदर्श अनुसंधान रीति कहलाती है। इस अनुसंधान रीति के विभिन्न हमारे पास महत्व हैं। महत्व यही है कि इससे हमारा समय बचत होती है, धन कम लगता है, समय, धन और श्रम तीनों की हमारी बचत होती है। और इसी प्रकार यह सीमित साधनों से हम विस्तृत जांच कर सकते हैं। इसमें यदि हम सही ढंग से इकाइयों को छांट लेते हैं तो हमारे पास निर्णय है वो भी हमारे विश्वसनीय हो सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब यही विधि ही संभव है, जैसे मानव शरीर के बारे में रक्त की कुछ बूंदों से हम मानव शरीर के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, तो वहाँ पर यही विधि उपयुक्त होती है। यह अधिक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे इस विधि में एक एक यूनिट का अध्ययन नहीं किया जाता है, तो इससे अधिक शुद्धता हमें प्राप्त नहीं होती है। इसमें लिए विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जहाँ पर विविध विशेषताओं वाली इकाइयाँ होती है तो वहाँ पर इससे निर्णय लेना संभव नहीं होता है। प्रतिचयन की विभिन्न विधियाँ। सैंपल लेने की हमारे पास विभिन्न रीतियाँ हैं। उसमें फर्स्ट रीति है सविचार प्रतिचयन। सविचार प्रतिचयन में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, जो भी आप प्रतिदर्श बना रहे हैं, मतलब जो सैंपल आप ले रहे हैं उसमें आप जो इकाइयाँ छांट रहे हैं समूह में से, पूरे एक लार्ज समूह में से आप सैंपल ले रहे हैं, तो जो भी आप इकाइयाँ छांट रहे हैं सैंपल के लिए, वह आप अपने खुद के चातुर्य, योग्यता व अनुभव के आधार पर जब छांटते हैं तो वह कहलाती है सविचार प्रतिचयन, डेलिब्रेट सैम्पलिंग। सविचार प्रतिचयन का मतलब अपने स्वयं के विचार से, स्व विवेक से जब प्रतिदर्श की इकाइयाँ छाटी जाती है तो वह सविचार प्रतिचयन कहलाता है। सविचार प्रतिचयन के लाभ दोष में हम लोग देखते हैं कि इसके लाभ दोष तो यही है कि इसमें जब खुद अपनी इच्छा से जब इकाइयाँ छाट रहे हैं तो पक्षपात का संभव हो सकता है। और लाभ में हम लोग देखते हैं कि इसमें सुविधाजनक है यह विधि और सरल है। इसके बाद हमारे पास दूसरी विधि है देव प्रतिचयन विधि। देव प्रतिचयन विधि में जब हम इकाइयों को छाटते हैं सैंपल की, तो उनका चयन बिल्कुल देव आधारित होता है, अर्थात सभी इकाइयों के छाटे जाने की समान संभावना होती है, कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई स्वविवेक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सभी इकाइयों की समान संभावना होती है प्रतिदर्श में शामिल होने की। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक लॉटरी विधि है। लॉटरी विधि में यह है कि हम इकाइयों को नंबरिंग दे देते हैं, फिर उनकी नंबरिंग डाल के हम पर्चियाँ बना लेते हैं और पर्चियों को निकाल के फिर जो नंबर वाली पर्ची निकली है उनको हम प्रतिदर्श में शामिल कर लेते हैं। ऐसे ही है ढोल घुमाकर। इसमें एक ढोल में लोहे या लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों पर अंक लिखे होते हैं 0 से 9 तक के, और फिर हम ढोल घुमा करके उन अंकों को निकाल के जो अंक आते हैं उतनी हम इकाइयों को शामिल कर लेते हैं प्रतिदर्श में। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है बहुस्तरीय प्रतिचयन रीति। इस रीति में क्या होता है, पहले पूरे समूह को अनेक स्तरों में बांटा जाता है। उसके बाद देव प्रतिचयन रीति के आधार पर उनमें से स्तरों में से कुछ इकाइयाँ चुन ली जाती है और फिर उन चुनी गई इकाइयों का फिर उप विभाजन किया जाता है और फिर उन उप विभाजन में से देव प्रतिचयन के आधार पर कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। इस प्रकार यह कार्य अगले स्तरों में चलता रहता है। इस विधि में स्तृत प्रतिचयन और देव प्रतिचयन दोनों विधियों के गुण आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है बहुचरण प्रतिचयन। इसके अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए पृथक पृथक प्रतिदर्श न लेकर के एक बड़ा प्रतिदर्श देव प्रतिचयन रीति के आधार पर ले लिया जाता है। इस प्रतिदर्श के चुनने के पश्चात विभिन्न समस्याओं के अध्ययन की आवश्यकता अनुसार इस बड़े प्रतिदर्श में से छोटे छोटे उप प्रतिदर्श ले लिए जाते हैं, जिन्हें समस्या के अध्ययन के लिए पृथक पृथक चरणों में काम में ले लिया जाता है। इस प्रकार इस विधि में प्रतिदर्श का चयन अनेक चरणों में किया जाता है। समूह प्रतिचयन। इस विधि में सर्वप्रथम समस्त समग्र को निश्चित आकार, प्रकार व गुणों के आधार पर समूहों में या भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और उसके बाद इन समूहों या भौगोलिक क्षेत्रों में से देव प्रतिचयन के आधार पर कुछ समूहों का चयन कर लिया जाता है। इस विधि में प्रतिदर्श इकाइयों के स्थान पर प्रतिदर्श समूहों का चयन किया जाता है। इस कारण इस विधि को समूह प्रतिचयन रीति के नाम से जाना जाता है।
थैंक्स स्टूडेंट्स।